हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी एचएस प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी एंड आप जो है लाइक कृतिका मैम की बलोखरा सीरीज़ को जो है अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पहली दो वीडियोस में किया था ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के, मैंने आपको PYQs हम लोगों ने देखे थे और पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करी थी। आज एक और वीडियो एंड फाइनल वीडियो में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ऊपर लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं 2018 एंड 2017 के क्वेश्चन पेपर्स को क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू अगेन नॉट ओनली रिवाइज द टॉपिक्स बट ऑल्सो इंश्योर कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं गाइस। सो चलिए फटाफट से हम लोग जो है सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगेन जैसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज अगर आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज कंसिडर कर सकते हैं। आपको आपकी एक्यूरेसी रेट, आपका जो है आंसर सॉल्विंग एक्यूमेन, क्वेश्चंस का सॉल्विंग एक्यूमेन, वो जो है पता चलेगा इससे एंड डेफिनेटली दैट कैन हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए गाइस हम लोग 2018 एंड 2017 के पेपर्स देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रॉड ट्रेंड पता ही है कि भाई 21 में 26 क्वेश्चन आए थे, 19 और 20 में मिला के भी जो है अराउंड 26 क्वेश्चन थे और 18 और 17 में भी जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू जस्ट टेक सिलेक्टिव क्वेश्चन बिकॉज वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है एंड आई एम श्योर लाइक आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत बड़ा वीडियोज़ जो है वो नहीं देखोगे बिकॉज आप लोग प्रिपरेशन में हो। फटाफट से हम लोग जो है क्वेश्चन लेने वाले हैं। अराउंड 25 क्वेश्चन जो है 18 और 18 और 17 में पूछे गए थे, जिसमें कि इन्वायरमेंट का रोल जो है वो अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस रहा है दोनों ही पेपरों में। वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद 2018 पेपर। पहला क्वेश्चन है कि भाई आपको जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं और साथ में जो है उनके पर्पस दे रखे हैं। ये मैंने पिछले जब वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सेशन लिया था तो उसमें मैंने सारे प्रोटोकॉल सबमिट्स, वो सारे कॉन्फ्रेंसेज या कन्वेंशन हैं उनका मैंने हेडक्वार्टर्स एंड उनके पर्पस जो है वहाँ पे लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन को ऊपर ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का है नहीं। स्टिल अगर आपके लिए आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज मेड फॉर द total elimination of ozone depleting substances. It was part of Vienna Convention which was for protection of ozone layer. Kyoto Protocol obviously for stabilization of greenhouse gases and Earth Summit जो है वो environment and sustainable development के ऊपर आता है। तो आंसर बेसिकली इट इज B, P4, Q1, R2 एंड S3, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था एंड आई होप पीछे जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उससे आपने काफ़ी इससे क्यू भी लिया होगा। नेक्स्ट इज डर्टी डजन। काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में डर्टी डजन जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ डर्टी डजन को रेफर करती है? 12 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, 12 POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, 12 हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज, 12 डिग्रेडेड इकोसिस्टम। बेसिकली इजी क्वेश्चन है। ये बेसिकली डर्टी डजन जो है किसको यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है टर्म? दैट इज़ फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। टोटल 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि 3 ब्रॉड हेडिंग्स में हम लोग देखते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड डायोक्सिन्स एंड फ्यूरेन्स। ये मिला के जो है आपके कुछ 12 केमिकल्स है जिसमें DDT, क्लोरिडेन, आपका हेपक्लोर है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। ये सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बिकॉज ये काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट परसिस्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पे आकर करती है? तो अगेन जैसे हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करी थी, मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इसका आंसर बेसिकली इज द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एपिको मूवमेंट वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। इट वाज डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है। आंसर है पांडुरंग हेगड़े। बेसिकली इन्होंने आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी एंड ही वाज द डिसिपल ऑफ सुंदरलाल भागुना एंड अमृता देवी। इन्होंने जो है लाइक ट्रीज को बचाने के लिए ये मूवमेंट जो है साउथ में स्टार्ट करी थी। दैट्स वाई दिस एपिको मूवमेंट, एपिको बेसिकली मीन्स सेविंग द ट्रीज, ठीक है जी। बेसिकली दैट वाज एपिको मूवमेंट स्टार्टेड बाय पांडुरंग हेगड़े, ठीक है जी। इट वॉज स्टार्टेड लाइक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन जो है कई बार देखा गया, लाइक 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। फ्रेश वाटर प्रेजेंट जो है अर्थ में कितना है, कितना परसेंटेज है? तो उसके लिए लाइक गाइज ये छोटा सा जो है लाइक आंसर तो आपको पता है, आई नो आंसर इज 2.5%। इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए हमारा दुनिया का पानी जो है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा
मैप आपको याद करके रखना है। देखिए टोटल जो वाटर है हमारा अर्थ का, वो जो है अराउंड 96.5% जो है वो आपको ओशंस में देखने को मिलता है, एंड 1% के आसपास में बाकी सलाइन वाटर है। तो फ्रेश वाटर जो है जस्ट 2.5% ही है, ठीक है जी। देन इस 2.5% का भी अराउंड 70% ग्लेशियर्स में मिलता है, 30% ग्राउंड वाटर में मिलता है, और बचा हुआ जो है वो 1.2% दैट इज सरफेस वाटर। सो 2.5% का फ्रेश वाटर का, और सिर्फ 1% जो है वो आपको सरफेस या फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। और इस 1.5% का भी मोस्ट ऑफ इट इज ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट रीजन, जो आपको पोल्स में या फिर हायर ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलता है। उसके बाद लेक्स हैं, देन उसके बाद जो है आपका एटमॉस्फेयर में 3% है, देन स्वम्प्स एंड मार्शेस है, देन रिवर्स हैं, देन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है जी। तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते कई बारी कि भाई इनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट एंड लेक्स, इनमें से कहाँ पे जो है पानी ज़्यादा मिलता है, पानी कम मिलता है, ठीक है। सो प्लीज़ इंश्योर आपको जो है ये पता है और इसको एक बारी क्रैम कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इज अगेन ऑन इंडियन स्टैट्यूट्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स हैं, हैजार्डियस वेस्ट रूल्स हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं। कब कब इंप्लीमेंट हुए थे ये पूछे गए हैं। सो लाइक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपको पता है 2002 में आया गया था। ई वेस्ट हैंडलिंग रूल जो है 2011 में आए थे। देन म्युनिसिपल वेस्ट जो है 2000 में, एंड ट्रांस बाउंड्री जो हैजार्डियस वेस्ट रूल्स है 2008 में आए थे। तो अगेन ये जो मेन चीज़ें हमको याद करके रखनी है। अब तो जो ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स है ये इसकी मॉडिफिकेशन आ गए हैं, नए रूल्स आ गए हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के नए रूल्स आ गए हैं, बट ये आपको जो है ब्रॉडली याद होने चाहिए गाइस, ठीक है जी। तो आंसर जो है आपके सामने है। नेक्स्ट इज विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च। सो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है, जैसे हमने देखा था कि 1970s में सारे मोस्ट ऑफ ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए थे। सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1972 में लॉन्च किया गया था। मैंने पिछली बार ये बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी 50th एनिवर्सरी हम लोग बना रहे हैं। सो प्लीज़ प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर के ऊपर जो भी टाइगर सेंसस होता है इसको जो है आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। बट प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात करूँ तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1975। अगेन सेम काम था कि जो क्रोकोडाइल के हैबिटेट है और क्रोकोडाइल के नंबर्स हैं उनको हमें सेव करना है, और वहाँ से हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट भी की है। वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज आवर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन टू अराउंड 2000, एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। 96 की पॉपुलेशन थी 1976, बट हैज़ बीन इंक्रीज टू मोर देन 2000 नाउ इन 2023 गाइस, ठीक है। 17 जून जो है ये हम लोग प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है मनाते हैं एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दो इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है आपको। तो इजी क्वेश्चन है, आंसर इज न्यूक्लियर रिएक्टर, बिकॉज द फ्यूल इज नॉट रिन्यूएबल, ठीक है जी। एंड सेकंड जो है दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अगेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एक ही साल में आए हुए हैं 2018 के पेपर के अंदर, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि लाइक यहाँ पे थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस ईयर्स में। सो तभी लाइक इस तरह क्वेश्चन अब पूछता नहीं है HPS, बट अगेन इससे हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे इंक्रीज यील्ड में इंक्रीज हुआ है क्रॉप्स की, डिक्रीज इन सी लेवल्स हुआ है, डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ्स हुआ है, या इंक्रीज इन सी लेवल्स हुआ है। तो अगेन आंसर कंपेरेटिवली ईजी है, इंक्रीज इन सी लेवल्स इज द एग्जाम्पल, ठीक है। डायरेक्टली अगर इफेक्ट देखोगे आप ग्लोबल वार्मिंग से, तो उससे क्या हुआ है, जो ग्लेशियल आइस है वो मेल्ट करी है, एंड इस मेल्टिंग से क्या हुआ है, सी लेवल जो है वो राइज किए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये इसका। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स हैज हाईएस्ट डेंसिटी। तो अगेन इस इग्नियस रॉक्स में हाईएस्ट डेंसिटी नहीं, तो क्वार्ट्ज इज नॉट एन इग्नियस रॉक, बट बसाल्ट, ओलिविन, पायरोक्सिन जो है दे आर पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो सबसे ज़्यादा डेंस रॉक्स आपको बतानी है, आंसर जो है दैट इज बसाल्ट, ठीक है जी। बिकॉज बसाल्ट में जो है सिलिका का कंटेंट सबसे कम होता है, एंड इट हैज़ वेरी वेरी डेंस एज कम्पेयर टू ओलिविन, पायरोक्सिन। सो इस करके जो है आंसर आपका आता है बसाल्ट, ठीक है जी। ये आप कुछ देख सकते हो इग्नियस रॉक्स की डेंसिटी है, जिसमें कि बसाल्ट जो है वो अगेन 2.7 से लेके 3.3 तक आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर रॉक्स जो साइकिल है रॉक्स एंड रॉक साइकिल्स के ऊपर आ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है जी। स्लेट, सैंडस्टोन, शिस्ट, सेल, मार्बल, लाइमस्टोन बनता है, क्वार्ट्स जो है वो सैंडस्टोन से बनता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है।
ठीक है। तो ये क्या इस साइड में जो है सारे आपको क्या दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इस साइड में जो है दे रखे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जिनसे ये बनते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बताना है करेक्ट आंसर और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बेसिकली आंसर इज व्हाट, नॉट आंसर इज नॉट दिस, आंसर इज स्लेट एंड सैंडस्टोन, ठीक है। स्लेट एंड सैंडस्टोन जो है इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज जो स्लेट होता है, सैंडस्टोन होता है, वो आपका किससे बनता है, क्वार्ट्जाइट से बनता है। स्लेट जो है वो बेसिकली आपकी सैंड या क्ले से बनती है, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपका दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, now next moving forward, taking up the next question, which of the following planets have the shortest day? Shortest day आपको बताना है। So Earth is there, Mercury, Venus and Mars। तो शॉर्टेस्ट डे जो है वो आपको कहाँ पे देखने में मिलता है? इन सब में से अगर मैं बात करूँ तो इन सब में इट इज़ दी अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई होगा कि भाई जो सबसे नज़दीक है उसका जो डे है वो भी शॉर्ट होगा। सो बेसिकली मरकरी इज़ देयर, मरकरी का जो है ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 डेज़ का जो है एक डे होता है, ठीक है जी। बाकी वीनस एंड जो मार्स है इनके भी जो है कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हो बेसिकली कितना टाइम लगता है ऑर्बिट के आसपास में जाने के लिए। तो जितना नज़दीक होगा उतना ही जो है रेवोल्यूशन का टाइम कम होगा, और जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ना एज फार एज डे लेंथ इज कंसर्न, तो सबसे कम जो है वो किसकी है, वो जुपिटर की है, विच इज़ अराउंड 10 आवर्स। सैटर्न की जो है 11 घंटे की है। मरकरी की अराउंड 1400 घंटे की है, ठीक है जी। एंड वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा लेता है, ऑलमोस्ट 230 समथिंग डेज ले जाता है, विच इज़ अराउंड 5832 आवर्स, ठीक है जी। वाई, बिकॉज वीनस जो है वो क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी रोटेशन जो है कंपैरेटिवली स्लो है। ओके, ऑलराइट। नाउ टर्म आउटवॉश प्लेन इज एसोसिएटेड विद। सो 2018 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोगों को लैंडफॉर्म से पूछे गए थे। सो आउटवॉश प्लेन्स जो है वो इनमें से किस लैंडफॉर्म का हिस्सा है? सो आंसर हियर इज इट इज़ ए ग्लेशियर्स, ठीक है। सो जो ग्लेशियर जब एट द एंड मेल्ट करता है, तो मेल्ट करने से जो है वो क्या होता है, एक जो मोरेन्स का डैम बनाता है, एंड इवेंचुअली उसके बाद जो डेब्रीज हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, जो कि क्या बनाता है, आउटवॉश प्लेन्स बनाता है, ठीक है जी। तो ये सारे जो है इसके डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि कैटल लेक्स है, ड्रमलिन्स, इस तरह का ओवल शेप आपको डेपोजिशन देखने को मिलता है डेब्रीज का। देन इज इस तरह के जो रिजिड आप देखते हो जो भी आपके दीज आर कॉल्ड एज लाइक जो भी सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है ग्लेशियर, वो जो है इस तरह की आप कह सकते हो इलांगेटेड स्ट्रक्चर में, दिस इज कॉल्ड एज एस्कर्स एंड दिस आर टिल्स, एंड ये जो है आपके मोरेन्स होते हैं। मोरेन्स आर नथिंग बट टिल्स जो कि एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज बेसिकली आउटवॉश प्लेन्स। ओके, देन टर्म रिया इज स्टैंड्स फॉर वॉट? अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लैंडफॉर्म, जो कि कौन बनाता है, जो कि एक सबमर्ज रिवर ग्लेशियर जो है वो बनाती है, सबमर्ज रिवर वैली जो है वो बनाती है, ठीक है जी। सो रिया जो है इट इज़ बेसिकली समथिंग लाइक दिस। जब भी नदी का जो बेसिन होता है, जब वो समुद्र के जाता है और समुद्र का पानी उसे इनंडेट कर देता है, भर देता है कुछ हिस्से को, तो जो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको रिया बोलते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये अगर नदी यहाँ पे ड्रेन कर रही है तो इसका जो वैली है इसको जो है क्या ओशन ने इनंडेट कर दिया, सबमर्ज कर दिया है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड रिवर वैली, ठीक है जी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल, ठीक है। आपको एक होमवर्क आप लोगों के लिए, या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिया एंड फॉर्ड्स या जॉर्ड्स, जिन्हें हम लोग बोल देते हैं। तो इनको, इसके बीच में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, या क्या डिफरेंस होता है? बहुत कम डिफरेंस है, तो ये आपको जो है जाके देखना है। ओके, देन व्हाट इज टर्म डिफ्लेशन बेसिन मीन्स, ठीक है। सो डिफ्लेशन बेसिन बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, कौन से जो आपका एजेंट ऑफ इरोजन है उससे एसोसिएटेड है। सो अगेन इट इज़ एसोसिएटेड विद विंड एक्शन, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, जब विंड जो है वो प्लेन एरियाज़ में चलती है या फिर रेगिस्तानी एरिया में चलती है, तो क्या करती है वो उस एरिया में जो एक इस तरह के डिफ्लेशन बनाती है, सैंड को उठाती है और एक जगह जो आसपास में पटक देती है, या आसपास में जहाँ पे पटकती है, जहाँ पे इकट्ठी होती है, वहाँ पे इसे हम लोग ड्यून्स बोलते हैं, और जहाँ पे इस तरह के गड्ढे बनते हैं उसे हम लोग डिफ्लेशन बेसिन्स बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरह से ये आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। डिफ्लेशन लैंडफॉर्म जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, एंड ड्यून्स इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ डिफ्लेशन बेसिन, आसपास में इस तरह के स्ट्रक्चर इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर बेसिकली दी ड्यून्स। ऑलराइट, तो ड्यून्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सेप्स, बर्चान, पैराबोलिक ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, प्लीज़ जाके पढ़िएगा।
So which of the following has the largest number of active volcanoes? Again very difficult question. Alaska, Aleutian Islands, Hawaiian Islands and Iceland. और इस सारे के सारी जो हैं दे आर लाइंग ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन एक्सेप्ट फॉर हवाई. सो ये बड़ा ही डिफिकल्ट है इसे बताना, बट लाइक द राइट क्वेश्चन इज ल्यूटन आइलैंड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से. ठीक है जी. सो एज फार एज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आर कंसर्न, मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर लाइंग इन दिस बेल्ट ओनली. दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट और लॉन्ग पैसिफिक प्लेट के आसपास में बेल्ट आपको देखने मिलती है. नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्केनोज राइट नाउ एक्टिव वोल्केनोज दे आर इन द नॉर्थ अमेरिका में देखने मिलते हैं. दी यूनाइटेड स्टेट्स में है, एंड देन उसके बाद जो है इट इज़ इन इंडोनेशिया. ठीक है जी, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलते हैं. बट अगेन इनके नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन कौन सा वोल्केनो जो है वो एक्टिव है, डॉर्मेंट है. बट दैट इज़ द थिंग एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न. ओके नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़ व्हाट. ठीक है. सो अगेन जैसे आपको पता है कि एज वी गो अप इन द अल्टीट्यूड, स्पेशली इन द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद द लैप्स रेट. और ये लैप्स रेट क्या है, 1 डिग्री पर 165 मीटर्स. और अगर हम इसे किलोमीटर देखें तो इट इज़ 6.4 डिग्रीज पर किलोमीटर. सो आंसर आपका आता है 6.4 डिग्री का. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लैप्स रेट. ठीक है. ट्रोपोस्फियर में कम होगा, देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद अगेन मेसोस्फियर में कम होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है जी. और उस बाउंड्री पे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री में आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक जोन होती है इन्वर्जन की, जहाँ पे कि पहले टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था एंड देन उसके बाद आप इंक्रीज होते देखते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है जी. और ये हमें ग्राउंड में भी देखने को मिलता है, इवन ट्रोपोस्फियर के अंदर भी देखने को मिलता है, स्पेशली उन टाइम्स में जबकि बेसिकली बिल्कुल काम नाइट्स होती हैं, कोल्ड वेदर होता है, काम नाइट्स होती हैं और कोई क्लाउडिंग नहीं होती, तब जो हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. गर्म एयर जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर इकट्ठी हो जाती है, नीचे जो है एयर ग्राउंड के ठंडे होने से कंपैरेटिवली एयर कोल्ड हो जाती है. ठीक है जी. सो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है और इससे जो है अगेन अगर स्मोक लाइक कंडीशंस बनी हुई हैं तो और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, जो कि हम लोग दिल्ली जैसे सिटीज़ में देखते भी हैं. ठीक है जी. टेम्परेचर इन्वर्जन. सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है. ठीक है जी. व्हाट इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर इन्वर्जन इन द माउंटेन्स. ओके. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था, द टर्म Operation Flood is associated with what? So again it is very easy question, associated with White Revolution जो कि हम 1970s में लेके आए थे, and it was spearheaded by National Dairy Development Board and we all know the Verghese Kurien जिन्होंने जो है अमूल के फाउंडर जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था. एंड दिस बेसिकली मेड इंडिया फ्रॉम मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू अ मिल्क सरप्लस नेशन. आज हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है कि नहीं. सो आपको बाकी सारे रेवोल्यूशन भी पता करने हैं भाई, कौन कौन से रेवोल्यूशन है. ब्लू क्या होता है, गोल्डन क्या होता है, येलो रेवोल्यूशन क्या होता है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. ठीक है. देन इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च करी गई थी, तो अगेन इट वॉज लॉन्च्ड इन 1988. This is the first time that we launched the National Forest Policy, where our focus was on integrated management of forest, with included both conservation and their sustainable use, guys. Okay. चलिए. सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया. सो इनमें से जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया है दैट इज़ हरियाणा. सो ये जो है कुछ के कुछ स्टैट्स हैं. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इरीगेशन परसेंटेज इज़ पंजाब एंड हरियाणा, एंड देन इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार. एंड मैक्सिमम इरीगेशन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है यूपी और मध्य प्रदेश, जहाँ पे क्योंकि एरिया बड़ा है, ये स्टेट्स बड़े हैं, तो यहाँ पे इरीगेशन का जो ओवरऑल एरिया है वो भी बड़ा है. ठीक है जी. बट परसेंटेज वाइज इज पंजाब एंड हरियाणा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है इनमें से कौन सी है. सो हैंड्स डाउन जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दैट इज़ योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है जी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. एंड तीनों आपको शेड्स में देखने को मिलती है. यू फाइंड दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज मिल सेक्टर ऑल्सो. इट इज़ आपका जो है पावरलूम एंड हैंडलूम सेक्टर भी है और हैंडस्पन सेक्टर भी आपको देखने को मिलता है. ठीक है जी. और बहुत ज़्यादा जो है ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है. ओके. सो नेक्स्ट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में कब इस्टेब्लिश की गई थी. सो अगेन द आंसर इज़ 1908. सो टिस्को जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी जमशेद जी टाटा द्वारा,
एंड सोराबजी टाटा द्वारा 1908 में, विच वॉज अगेन द प्राइवेटली ओन्ड आयरन एंड स्टील कंपनी। पहले यहाँ पे पिग आयरन बनाया जाता था, उसके बाद जो है यहाँ पे स्टील बनाया जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब अनाउंस करी गई थी? तो सो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इट वॉज अनाउंस्ड इन 1948, ठीक है जी। 1948 में जो है अनाउंस किया गया था, एज सुन एज द इंडिपेंडेंस हैपेंड, वहाँ पे निकल के आया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाउन रिसरा इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो टाउन जो रिसरा है इट इज़ नोन फॉर द जूट टेक्सटाइल्स, ठीक है। सो दिस इज़ इन द बंगाल, और यहाँ पे जो है हमारी पहली जूट मिल, पहली जो जूट की टेक्सटाइल है वो लगाई गई थी इन 1853 गाइस, ठीक है जी। सो दिस इज रिसरा। नेक्स्ट comes is Koraput has rich deposits. So Koraput is basically a district of Odisha, and it is known for a very important ore that is bauxite, and it is known for aluminium, ठीक है जी, extraction of aluminium, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे issues भी रहे हैं, और यहाँ पे ट्राइबल जो है कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिले हैं बेस्ड ऑन कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं टू माइन बॉक्साइट, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोल ट्राइब इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली कोल ट्राइब इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि आपको कहाँ पे देखने मिलती है? सेंट्रल इंडिया में देखने मिलती है, एंड मध्य प्रदेश जो है इट इज़ द की एरिया जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बनता है ए। थोड़ा बहुत जो है उड़ीसा में भी देखने को मिलती है, बट चलिए यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। 17 क्वेश्चन हमारे स्टार्ट भी हो गए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड, हम लोग जो है इसको इट इज़ बेंगलुरु, ठीक है जी। सो आपको जो है बेसिकली पता होना चाहिए कौन सी सिटी को क्या कहते हैं। इसको जो है आई एम गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट सीरीज, जब हम लोग मैप्स रिवाइज करेंगे तो उसमें मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू अनाउंस इट सून। देन स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स, अगेन लैंडफॉर्म के ऊपर 2017 में क्वेश्चन देखने के लिए। स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स क्या चीज़ है? सो अगेन दे आर द डेपोजिशनल लैंडफॉर्म जो कि कास्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। कास्ट टोपोग्राफी में जो केव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहाँ पे जब लाइमस्टोन जो है वो डिपॉजिट होता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम लोग स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स बोलते हैं। और जब स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ केव पिलर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेटलैंड जो कि इंडिया में लिस्टेड हैं अंडर रामसर कन्वेंशन वो कितने हैं? सो ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, अभी जो टोटल लिस्टेड हैं दैट इज टोटल इज 75 का, ठीक है। सो ये 75 आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको फ्लोरा फौना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाना रीजन ब्राज़ील में जो है इसे हम क्या कहते हैं? सो इससे देखो, जो सवाना रीजन हमें साउथ अमेरिका में देखने मिलता है उसे वेनेजुएला वाले रीजन में जो है उसे लानोस बोलते हैं, एंड ब्राज़ील वाले रीजन में उसे जो है सेरोस कटिंगा जो है वो बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है बेसिकली इज ए सेराडो, ठीक है जी। पेम्पास आर ऑल्सो ग्रासलैंड, बट ये जो है दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड जो आपको देखने मिलते हैं अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? सो बेसिकली कोरल रीफ्स आर जो क्रीचर्स जो दे आर बेसिकली सी क्रीचर्स जो आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलते हैं, वार्म वाटर्स में देखने को मिलते हैं। सो जनरली दे आर आइसोलेटेड बिटवीन 30 डिग्रीज नॉर्थ टू 30 डिग्रीज साउथ, ठीक है। कोरल्स वैसे पूरे दुनिया में मिल जाते हैं, पूरे दुनिया के पानी में देखने मिलते हैं, बट रीफ बिल्डिंग कोरल जो है वो आपको सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं गाइस, जहाँ पे पानी कंपैरेटिवली गर्म होता है। एवरेज टेम्परेचर जो है अराउंड 25 to 30 डिग्रीज के आसपास में होना चाहिए। सैलिनिटी जो है अराउंड 35 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में होनी चाहिए। ब्रॉड सबमरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सेडिमेंट फ्री जो है वो आपको वाटर होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होनी होती हैं यहाँ पे, जिसके कारण जहाँ पे आपको कोरल रीफ जो है वो पनपते हैं गाइस, ठीक है जी। सो अगेन जो कोरल रीफ्स हैं, वर्ल्ड के जो कोरल रीफ्स हैं वो आपको 3 प्रकार में देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, एक होते हैं आपके बैरियर रीफ्स, एंड एक होते हैं आपके अटोल्स, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में जो है इनके तीनों के एग्जांपल जरूर लिख के बताइए। फ्रिंजिंग रीफ्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं, बैरियर रीफ इंडिया में कहाँ मिलते हैं, अटोल्स जो है वो इंडिया में कहाँ मिलते हैं गाइस, ज़रूर लेकिन गो एंड राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिंडनाउ ट्रेंच जो है वो मिलती है? सो अगेन आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो मिंडनाउ ट्रेंच जो है इट इज़ फाउंड इन दी, जहाँ पे फिलिपीन प्लेट पैसिफिक प्लेट को मिल रही है। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द फिलिपीन ट्रेंच, और ये 4th लार्जेस्ट और 4th डीपेस्ट ट्रेंच है इन वर्ल्ड की, जो कि आपको वहाँ पे मिलेगी, पैसिफिक में मिलेगी। सो हमने ट्रेंचेस जो है ऑलरेडी देख ली हैं। मैंने आपको मेरियाना ट्रेंच के बारे में बताया था, देन उसके बाद ये आपकी फिलिपीन ट्रेंच है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेंचेस हम लोग देख
देख चुके हैं, सो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया भी लग गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ माइंस एंड मिनरल्स दे रखे हैं कि कहाँ पूरे वर्ल्ड की माइंस हैं, वर्ल्ड के मिनरल्स हैं, और सॉरी वर्ल्ड के माइंस हैं और मिनरल्स दे रखे हैं आपको। इस तरह क्वेश्चन तो अब नहीं पूछ रहे, बट लाइक 18-19 में काफ़ी पूछे जाते थे। सो कटांगा इज़ द प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका, और यहाँ पे आपको इट इज़ नोन फॉर कॉपर एज वेल एज यूरेनियम दो, बट इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर कॉपर। ठीक है जी, लिक्वे, लिकासियन, लुबम्बासी, ये जो यहाँ पे आपको माइंस देखने को मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर। देन किम्बरले is the mines which are for diamond, and mostly they are found in South Africa. Venki is a coal mine which is found in the Central Africa region, and Witwatersrand जो है it is for the gold guys। ठीक है, सो आंसर आपका बनता है B। ऑलराइट, सो इस तरह की माइंस वैसे पूछते नहीं है, बट अभी हम लोग आगे जब मैं मैप वाला सेक्शन स्टार्ट करूँ तो आई एम गोइंग टू टेल यू इंपॉर्टेंट माइंस। ठीक है, नेक्स्ट इज वन ऑफ द बेटर अचीवमेंट्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क वाज व्हाट। ठीक है, सो कान्हा जो है इज नोन फॉर व्हाट। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कान्हा इज नोन फॉर स्वाम्प डियर, एंड उसकी जो कंजर्वेशन है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली की गई है। सो स्वाम्प डियर यहाँ पे मिलते हैं मध्य प्रदेश में, एंड आंसर बिकम्स बी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट दैट डील्स विद कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल इज कॉल्ड एज व्हाट। इनमें से कौन सा जो है होता है, तो मैंने उस दिन बताया भी था परसों लास्ट वाले लेक्चर में कि इट इज़ बेसिकली नोन एज व्हाट, बेसल कन्वेंशन। ठीक है जी, तो ये भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी ये किसके तहत हम लोगों ने साइन कर रखा है। ओके, यहाँ पे आंसर इट इज़ ए Basel Convention. Next, dead zones in the world oceans and large lakes are characterized by what? Dead zones में क्या आपको देखने को मिलता है? High biological oxygen demand, ब्लूम ऑफ एल्गे, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन फॉस्फेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं दे आर प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, जिसके कारण आपको बेसिकली जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे इकोलॉजिकल डेथ्स देखने को मिलती है। मीन्स वो जो पर्टिकुलर एरियाज है वो डेड जोन्स बन जाते हैं, तो दे आर ऑल ऑफ द अबव गाइस। ठीक है जी, पानी में क्या होता है, पानी में जब जनरली कोई भी इस तरह के न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे एल्गे जो है वो बहुत ज़्यादा पनपता है। ये एल्गे पनपने से क्या होगा, नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो पौधे हैं पे जो दे विल डाई बिकॉज सनलाइट विल नॉट रीच देयर। व्हेन दे विल डाई दे विल द बैक्टीरिया विल वो क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है इन्हें डिकम्पोज करेगा, और उसके लिए जो है ऑक्सीजन जो भी पानी में डिजॉल्व होगा वो डिप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हाई होगा, ब्लूम ऑफ एल्गे भी होगा, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होंगे, and answer is all of the above guys। ठीक है, so these are the questions which I wanted to discuss or which wanted to take up with you people, and I hope आप लोगों को जो है इन क्वेश्चन से थोड़ा इंसाइट मिला होगा किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पीछे। so guys before going I want to make a simple announcement that I'm going to start a map series for this prelims revision, and जिसके अंदर मैप्स के थ्रू हम लोग सारे जोग्राफिकल एरियाज़ को, स्टेट्स को, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड आई वॉन्ट टू emphasize that this suggestion was given to me by lot of you students। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने बोला कि भाई सर मैप बेस्ड हमको रिवीजन करवा दीजिए वर्ल्ड की एज वेल एज इन सारे एरियाज़ की। सो आई एम गोइंग टू कम अप विद दी क्लासेज, लाइक वी आर गोइंग टू डू इट इन 5 or 6 क्लास। वी आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी पार्ट थ्रू दिस मैप बेस्ड रिविजन गाइस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी न्यू सीरीज़, एंड तब तक जो है बलोखरा सीरीज़ को आप जो है पर देखते रहिए, एंड ये PYQ सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे बाकी जो है सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।